हेलो फ्रेंड, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडोग्राउंड पे। अपन ने ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले अपन बाकी के चैप्टर्स अपन पढ़ चुके हैं पहले। दिस इज न्यू चैप्टर दैट नेम इज मिनरल्स एंड रॉक्स। ये आपका एक चैप्टर है, इसका नाम है लैंडफॉर्म, उसका पार्ट है। ठीक है, एक चैप्टर है उसका नाम है लैंडफॉर्म। राइट, एक सेकंड जस्ट रुको। लैंडफॉर्म उसका पार्ट एक मिनरल्स एंड रॉक्स, और इसके इसके तीन पार्ट है। बेसिकली अपन इसको तीन पार्ट में पढ़ेंगे। मिनरल्स एंड रॉक्स है, लैंडफॉर्म इन द रिवोल्यूशन, एक तीसरा पार्ट और है। और इसी के बाद अपन फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी के भी दो पार्ट है, एक तो फिजियोग्राफी है और एक ड्रेनेज सिस्टम है। तो दोनों को दो पार्ट में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अपन क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। राइट, सो क्लास 12th का टर्म 1 का शेड्यूल मतलब सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, स्टार्ट करने वाले मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स एंड रॉक्स क्या होता है, आप लोग आपके चारों तरफ आप देखते होंगे कि कितने सारे मिनरल्स हैं। हर तरफ आपको मिनरल्स और कितने सारे आप रॉक्स हैं। आपके घर के पीछे की साइड, आपके घर के कई आसपास आस पड़ोस में बहुत सारे आपको माउंटेन्स देखने को मिलते होंगे। तो वो माउंटेन में किस टाइप की रॉक है, उन माउंटेन में किस टाइप की सोइल है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स मेरे साथ। ठीक है, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुकेशन पे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन। इसके बारे में क्या क्या जानना होता है अपन। मिनरल्स क्या होते हैं, बेसिकली मिनरल्स को हिंदी में बोलेंगे तो खनिज बोला जाता है। और खनिज और अयस्क करके ऐसे बोला जाता है। और हिंदी का एग्जैक्ट टर्म याद नहीं है, लेकिन शायद आई थिंक अयस्क टाइप कुछ बोला जाता है। और दूसरा टर्म है जो कि रॉक है। रॉक इज इक्वल्स टू चट्टाने, जितनी भी आपने पढ़ी होगी। रॉक कितने टाइप की होती है सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ अपन अभी देखने वाले हैं कि मिनरल्स में क्या होता है और क्या नहीं होता है। फिलहाल बहुत बड़ा चैप्टर है। ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन है बड़ा। तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे में ये चैप्टर क्लियर होने वाला है। इसके बाद अपन इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जैसा कि हमेशा होता है। और अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है अपन देखते हैं। मिनरल्स इज अ नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बेसिकली क्या होता है ना, मिनरल्स बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक भी होते हैं और जो इनऑर्गेनिक भी होते हैं। और ये क्या है सर, कि नेचुरली ऑक्योर हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरली अपन को मिल जाते हैं। हैविंग एन ऑर्डिनरी एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो कोई चीज़ बताऊं मैं आपको, जैसे जैसे मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे कोई भी है, जैसे सिलिकॉन है। सिलिकॉन का क्या होता है ना सर, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि सर इसके ऑर्बिटल में इतने सारे एटम्स होंगे, इस बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे एटम्स, और इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हर हर एक मिनरल का हर एक मिनरल का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे जैसे भी कोई से भी, जैसे CO2 ले लो, जैसे SO2 ले लो, O2 ले लो। जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे मिनरल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फेरस हो गया। तो ये जितने भी मिनरल्स होते हैं और इनका सबका केमिकल कंपोजिशन होता है। इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे जैसे मैं फेरस की बात करूंगा। फेरस एक ऐसा मिनरल है जो कि आपको आपको पता होगा कि इसको आप जब ओपन रखते थे, ओपन में रख देते तो इस पे क्या लगने लग जाता है, जंग लगने लग जाता है। सेम ऐसे सिल्वर के बारे में बात करूंगा। एजी, जिसका केमिकल कंपोजिशन, जिसको केमिकल नाम एजी बोलते हैं अपन, जिसको अर्जेंटिनम बोलते हैं। इसका इसका नॉर्मल नेम सिल्वर होता है। इसका नॉर्मल नेम सिल्वर होता है। तो एजी को आप ज़्यादा टाइम तक रखते हो ना, तो ये काला होने लग जाता है। ठीक है, तो इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक मेटल के लिए, हर एक मिनरल के लिए अलग अलग होता है। ए मिनरल इज अ कंपोज ऑफ 2 or more एलिमेंट्स, जैसे but sometimes single elements minerals like sulfur, copper, silver, gold, graphite etc are found. बेसिकली जो मिनरल होते हैं ना, बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं, जो बेसिकली मिनरल्स होते हैं वो एक प्लस एक, ये इसका कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन होता है मिनरल। और ये एक प्लस एक क्या होता है सर, ये होते हैं एलिमेंट। जैसे जैसे मैं बात करूंगा, एक एलिमेंट एल्यूमिनियम को मिलाऊंगा, तो इस कंपोजिशन से जो
प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगा वो हमारा मिनरल होता है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अपन क्या क्या पढ़ लिया, अपन क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अपन फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली उनकी कोई केमिकल कंपोजिशन होता है, उनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और उनका केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अपन ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट पढ़े कि जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलते हैं उनके कंपोजिशन से बना हुआ मिनरल होता है। और कभी कभी मिनरल सिंगल फॉर्म में भी हो जाता है कि एक सिंगल एलिमेंट भी हो जाए जैसे, बट सिंगल एलिमेंट के साथ जो मिनरल होते हैं उनमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? सल्फर है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, एटसेट्रा आर फाउंड। These elements are in a solid form in outer layer of the earth, in hot molten form in the interior। एक बार बताता हूँ मैं आपको कि जो अर्थ है, जैसे अर्थ का जो इंटीरियर है, जो अर्थ का इंटीरियर है, ऐसे करके मैं एक अर्थ की जैसे स्लाइड, जैसे आप केक काटते हैं ना, तो केक का ऐसा पीस निकल के आता ही नहीं आता। जैसे सपोज करो ये कोई गोल केक है, जब आप केक काटते हैं ऐसे करते हैं तो ये जो पीस निकल के आता है ना, अपन इसमें इमेजिन करते हैं कि अर्थ की अपर क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो ये जो अपर क्रस्ट है ना सर, अपर क्रस्ट में बेसिकली जो मिनरल्स आपको मिलेंगे वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान रखना कि घर के अंदर कभी भी आप जब खुदाई करते हैं या फिर जितनी भी माइंस होती है, वहाँ पे जिस भी जगह गोल्ड मिलता है, जिस भी जगह सिल्वर मिलता है या फिर जितने भी तरीके के मेटल मिलते हैं, वो सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कभी भी कोई भी मेटल आपको मोल्टन फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो इस वजह से नहीं मिलेगा सर क्योंकि वो अर्थ के क्रस्ट के फॉर्म में, अर्थ की क्रस्ट वाली जो लेयर है उस जगह आपको वो मेटल मिलता है या वो मिनरल मिलता है। यदि वो आपको कोर में मिलेगा, यदि आपको वो कोर में या फिर अर्थ के सेंटर में, अर्थ की डेप्थ में मिलेगा या फिर अर्थ के इंटीरियर के अंदर मिलेगा, तो बेसिकली आपको किस फॉर्म में मिलेगा सर? वो आपको मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, पिघला हुआ फॉर्म में। वो मोल्टन फॉर्म में क्यों मिलेगा? वो मोल्टन फॉर्म में इसलिए मिलेगा सर क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ के इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। तो तभी तो ऐसा होता है ना, तभी तो ऐसा होता है। सपोज करो ये कोई ज्वालामुखी है, ये कोई ज्वालामुखी है, तो जो ज्वालामुखी से लावा कैसे निकलता है सर? ज्वालामुखी से लावा कहाँ निकलता है? अर्थ के इंटीरियर से निकलता है क्या? मोल्टन फॉर्म में होता ही नहीं होता? मोल्टन फॉर्म में होता है। चीज समझ पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ चुका है, ये अपन ने पढ़ चुका। अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि द मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एलिमेंट, बट सिंगल एलिमेंट मिनरल भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि दीज एलिमेंट्स आर इन ए सॉलिड फॉर्म इन आउटर लेयर ऑफ अर्थ। आउटर लेयर कौन सी हो गई? पहली चीज बोल दूं, पहला क्वेश्चन बनाओ, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 बना यहाँ से कि जो अर्थ की आउटर लेयर में, या फिर ऐसे बोल दूं मैं कि जो लिक्विड, जो मोल्टन फॉर्म में मैं बात करूंगा, मोल्टन फॉर्म में जो मिनरल मिलेगा वो किस जगह मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि आउटर लेयर में, सेकंड हो जाएगा या फिर इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में, थर्ड हो जाएगा ए एंड बी, एंड फोर्थ हो जाएगा नन ऑफ दिस। यहाँ पे इंटीरियर की बात करूंगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो अर्थ की क्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अर्थ की क्रस्ट होती है, ये मेंटल होता है, ये मेंटल होता है, और नीचे का कोर होता है। कि जो अर्थ की क्रस्ट है ना, अर्थ की क्रस्ट में सर जो 98% जो 98% जो टोटल कंपोजिशन है वो 8 मेटल का है सर, ओनली 8 मेटल। 8 मेटल, ये सीधा सीधा रट्टा मार देना है। 8 मेटल कौन कौन से हैं? स्टार्ट करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज मात्रा में कौन कौन से मेटल या कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन पहला, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये 8 ऐसी चीजें हैं सर, ये 8 मिनरल्स ऐसे हैं जो अर्थ की क्रस्ट में 98% यानी इतनी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आपको मैं बताऊंगा अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में कि कौन सा मिनरल कितने, या कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में पाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही देखेंगे, और मैं आपको इतने अच्छे से याद करवा दूंगा, ये 8 में से आप एक भी बाहर नहीं जा पाएगा। कि एंड द रेस्ट इज कंटिन्यूड बाय टाइटेनियम, हाइड्रोजन, ये फॉस्फोरस, मैग्नीशियम,
सल्फर है, कार्बन है, निकल एंड अदर एलिमेंट्स, और बाकी जितने भी है ना सर, बाकी जितने भी है ना, जैसे टाइटेनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फॉस्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है तुम्हारे लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे तुम डालोगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअली मैंने इस वजह से डाला था, ये स्लाइड मैंने इस वजह से डाली थी क्योंकि ये स्लाइड ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ना, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड मैटर करती है कि आप ये अर्थ की सरफेस पे रह रहे हैं, आप ये अर्थ की सरफेस पे रह रहे हैं, आप ये अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे रह रहे हैं। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, अब एक बात जानना चाहता हूँ कि आप अर्थ की सरफेस पे रह रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहां से जो आप डिस्टेंस पे जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर चेंज होते जाते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होते जाते हैं। उन एटमॉस्फेयर के क्या क्या नाम होते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जरा सा 2-5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 0 से 12 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो उसे आप बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसे आप बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर 12 से 50 किलोमीटर के बीच आप जाएंगे तो उसे आप बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर। फिर आप 12 से या फिर 50 से 80 के बीच जाएंगे तो उसे आप बोलोगे मीजोस्फेयर, और 80 से ज्यादा किलोमीटर पे आप जाएंगे तो सब बोलोगे आप थर्मोस्फेयर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर से ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, और फिर उसके बाद मीजोस्फेयर, और फिर थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि ये इस किलोमीटर की रेंज पे कौन सा स्फीयर है या फिर कौन सा एटमॉस्फेयर है, जिससे ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन बनाएगा वो किस तरीके से बनाएगा, यदि आपके आगे काम आएगा तो फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जो सैटेलाइट होते हैं वो कौन से एटमॉस्फेयर में लॉन्च किए जाते हैं, या फिर हवाई जहाज या प्लेन होते हैं वो कौन से एटमॉस्फेयर में चलते हैं, बादल कौन से एटमॉस्फेयर में होते हैं, ओजोन कौन से एटमॉस्फेयर में होती है। सारे अलग अलग कैटेगरी के सवाल बनेंगे, अलग अलग कैटेगरी के आंसर होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा आप बना लोगे, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको आई थिंक यदि आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज कमेंट में बताना कि सर आप इसको डिटेल्स में पढ़ाइए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है कि ये देखिए, ये देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये अर्थ है, ये अपना अर्थ है, ये वाला जो पूरा अर्थ है। भावनाओं में, अरे यार ये क्यों मेरे से बनता नहीं है, राउंड गोला नहीं बनता कभी भी। हाँ, ये जो भी अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे एक केक का पीस काटा हुआ है सर मैंने, और मैंने इसको यहाँ पे ले गया, इस पीस को मैंने यहाँ पे ले गया, और इसके बारे में मैं डिटेल स्टडी कर रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं देख रहा हूँ कि ये 0 से ये जितना भी 15 किलोमीटर है, 15 से 40, आई थिंक 40 ही था, आई थिंक 15 से 50 था, सॉरी 50 से 80 था। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्राटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, और एक्सोस्फेयर है। इज इट क्लियर? आई थिंक ये 300 से ऊपर होता है, आई थिंक 300 किलोमीटर, 80 टू 300 किलोमीटर होता है। ये क्रस्ट है, ये जो अपन जो खोदते हैं ना, अपन जो खोदते हैं वो क्रस्ट होता है, कि जैसे पहाड़ों की खुदाई करते हैं तो गोल्ड निकल जाता है, कोई टाइम आपके कॉपर निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है, कोई टाइम आपके आयरन निकल जाता है, कोई टाइम आपके जितनी भी चीज़ें हैं वो अपन के क्रस्ट में होती है। फिर अपर मेंटल होता है, फिर लोअर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें होती है, जो कोर में जो चीजें होती है जनरली वो होती है मोल्टन फॉर्म में। वो कौन से फॉर्म में होती है सर? वो होती है मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन यानी पिघला हुआ, पिघला हुआ सर, पिघला हुआ। ठीक है, और जो आप यहाँ पर जो चीजें खोदते हो, एक बार बताओ, आपको सोना ऐसे पानी की फॉर्म में थोड़ी ना मिलता है। यहाँ पे आपको जितना भी सोना मिलेगा, जितना भी गोल्ड मिलेगा, जैसे समुद्र में बहुत से लोग खुदाई करते हैं, वहां पे जो गोल्ड मिलता है ना सर, वो गोल्ड किस फॉर्म में मिलता है आपको? वो गोल्ड मिलता है सॉलिड फॉर्म में। क्वेश्चन बना देगा तो समझ में आ गया क्या करोगे कि सर जो मोल्टन फॉर्म कहाँ पे मिलेगी आपको? इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में, और सॉलिड फॉर्म कहाँ मिलेगी आपको? अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसी को और डिटेल्स में कर दिया, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ नेक्स्ट स्लाइड यही है दोस्तों। ये जो वापस से वही है कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये लिथोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है, मेंटल है, मेंटल है, और ये कोर है। इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, सॉरी इनर मेंटल, आउटर मेंटल, और ये क्रस्ट है, ये अपर सॉलिड मेंटल है, ये
पार्ट ऑफ डक्टाइल मेंटल है, लिथोस्फेयर है, और ये ओशियनिक क्रस्ट है, सॉरी ये लेब है, और ये मिड ओशियन रीज है। बहुत सारी चीजें होती है, लिथोस्फेयर वगैरह में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे ये एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर है, और ये जितने भी है ये जैसे कोई भी ज्वालामुखी वगैरह होते हैं उनके बारे में कि जैसे वो निकलता है ना, वो सारा लावा वगैरह निकलता है, वो तो वो ऐसे निकलता है। नीचे से स्टार्ट करते शायद, आई थिंक मैं आपको बताने वाला था कि जो 98% जो कंपोजिशन है, जो 98% जो कंपोजिशन है सर, जो 98% जो कंपोजिशन है उनमें 8 मेटल्स हैं, आपको पता हो तो 8 मेटल्स, या फिर बोलूंगा तो 8 एलिमेंट ज़्यादा सही रहेगा। जरूरी नहीं है सारे मेटल्स हो, कुछ नॉन मेटेलिक भी होते हैं। तो जैसे 8 मेटल्स में सबसे ज्यादा अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन, सबसे पहला नाम ही अपन ने ऑक्सीजन का पढ़ा था सर। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के बाद आ गया सर सिलिकॉन। पृथ्वी की आपको एक बार बताऊं, एक क्वेश्चन बनेगा, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लो, कि जो अर्थ में होता है ना, अर्थ की जमीन में सबसे ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या पाया जाता है। आपका ऑप्शन, एक ही ऑप्शन लगना चाहिए, दैट इज सिलिकॉन। सर अर्थ की उसमें ये 27.72% पे पाया जाता है। ऑक्सीजन 46.60, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स। दिस इज 3 एंड दिस अनदर 3 एंड दिस इज 2, टोटल हो गए 8। आई बात समझने में, आई बात समझने में। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार आप बना दो, यहाँ पर एक बार आप बना दो कि सर ऑक्सीजन मेरे को पता है, आग बंद कर रहा हूँ सर, मैं आग बंद कर रहा हूँ कि मेरे को ऑक्सीजन पता है, मेरे को ऑक्सीजन के बाद मेरे को पता है सिलिकॉन, फिर कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये 4 एटम तो मेरे को, 4 एलिमेंट्स तो मेरे को पता चल गए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और आपके ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, 4 एलिमेंट्स पता हो गए सर, 4 एलिमेंट्स पता हो गए। इसके बाद और कौन कौन से एलिमेंट पता है सर, मेरे को फेरस पता है, ठीक है। इसके बाद मेरे को सोडियम, पोटेशियम, तो ये डायरेक्ट याद कर लो, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। फिर से चलो आओ, फिर से आओ मेरे साथ आओ, फिर से आओ मेरे साथ आओ, मैं आपको याद करवाता हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, पिछले वाली स्लाइड पे ही याद करवाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको याद करवाता हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसा करते हैं उसी स्लाइड पे याद करते हैं। जरा सा अपने साथ धोखा मत करना, आंखें बंद करके बोलो जरा। सर पहले पे है ऑक्सीजन, सर पहले पे है ऑक्सीजन, दूसरे पे आएगा सर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सर मैंने पढ़ा है सर, सिलिकॉन के बाद मैंने पढ़ा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बिल्कुल एल्यूमिनियम है, बिल्कुल एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद मैंने पढ़ा है सर फेरस, फेरस के बाद पढ़ा है सर मैंने कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। इज इट क्लियर। फेरस मतलब आयरन, फेरस मतलब हो गया, सॉरी आयरन, आयरन। बहुत सारे उड़ गए होंगे ना हवा में, फेरस बोलते उड़ गए होंगे, अरे मास्टर क्या बोल दिया, मास्टर गलत नहीं बोला है, फेरस ही बोलता है। आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सर आ जाओ, कैल्शियम के बाद सर आ जाओ, क्या बोलोगे आप इसको, सोडियम, 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 पोटेशियम के, पोटेशियम, और फिर आएगा आपका मैग्नीशियम। कितने हो गए सर, कितने हो गए, 3 3 6 2 8। चीजें क्लियर, यहां तक क्लियर हुई। फिर से मैं आपको 8 के 8 याद करा दूंगा, 8 के 8 याद करा दूंगा, 8 के 8 याद करा दूंगा। कैसे करवाऊंगा सर, ऑक्सीजन से स्टार्ट करूंगा, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फेरस, फेरस के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम के बाद सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। The basic source of all minerals, the basic source of all minerals is the hot magma in the interior of the earth. जितने भी मिनरल्स है, जितने भी मिनरल्स है, उनके जो सोर्स है, बेसिक सोर्स है, वो है सर हॉट मैग्मा। इंटीरियर, जो अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स इज अ हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मैं आपको पहले बहुत ज्यादा बार बता चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। व्हेन मैग्मा कूल्स, व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा ठंडा होता है, व्हेन मैग्मा कूल्स, क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स अपीयर, क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स है वो दिखने लगते हैं सर, एंड सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन सीक्वेंस ऑफ सॉलिडिफाई एज फ्रॉम फॉर्म ऑफ रॉक। समझ में आया रॉक कैसे बनती है।
समझ में आ रहा हो कैसे होता है? बेसिकली क्या होता है ना कि सर जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो लावा निकलता है, उसके लावा निकलने के बाद क्या होता है ना, जब वो जम जाता है तो उसके जो क्रिस्टलिक फॉर्म होता है वो एक दिखने लगते हैं, और वो जब जमने के बाद ठंडा होने के बाद जो सॉलिड फॉर्म में ले लेता है उसे आप चट्टान कहते हैं, रॉक कहते हैं। ठीक है। मिनरल सच एज कोल यानी कोयला, मिनरल सच एज कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्वेश्चन बोल दे कि सर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। इज इट क्लियर? यहां पे समझ में आया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा पेट्रोलियम है, बिल्कुल है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद दे देगा तुमको नेचुरल गैस एनजी, ये है, बिल्कुल है सर, ये भी नहीं हो सकता। पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बाद हो जाएगा सर कोल है, बिल्कुल है सर। तो जब भी फोर्थ ऑप्शन होगा वो तुम टिक मार दोगे कि सर ये नहीं है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। समझ में आया यहां तक बात, या और कुछ भी है? नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, एक सेकंड इसको साफ कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म। कोल किस फॉर्म में मिलता है? कोल मिलता है सर हमको सॉलिड फॉर्म में। कोल मिलता है हमको किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और पेट्रोलियम हमको किस फॉर्म में मिलता है? पेट्रोलियम हमको मिलता है सर लिक्विड फॉर्म में, सॉरी, पेट्रोलियम हमको मिलता है लिक्विड फॉर्म में। पेट्रोलियम के बाद अपन गैस पर जाएंगे, नेचुरल गैस, जिसमें सीएनजी एलपीजी वगैरह आती है, ये अपन को मिलती है सर गैस फॉर्म में। ये अपन को मिलती है सर किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, ये यहीं पे ये बात यहीं पे बोलना चाह रहा है। नाउ अपन ने एक चीज पढ़ा था कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं मिनरल्स के। अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, आपको पता हो तो, कि सर उनके फिजिकल कैरेक्टर भी चेंज होते हैं, उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो यहीं पे यही लाइन है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। कि पहला पॉइंट आ रहा है कि सर एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, और फिर उसके बाद अपन एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म को किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में डिटेल्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है? कि डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे कोई भी क्यूब होता है, जैसे कोई भी क्यूब हो गया सर, ये क्यूब हो गया अपना, ये कोई भी क्यूब हो गया, या फिर आप ऐसा क्यूब बनाना चाहो, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक बार क्यूब बना देता हूं। अपन क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। तो अपन पहले से जो सबसे पहले पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अपन एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म की जो बाहरी क्रिस्टल फॉर्म होती है वो क्या होती है। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे एक और, जैसे मैं आपके क्यूब बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा आप इमेज कर पाएंगे, ये 2D फॉर्म में आपको दिख रहा है। द एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इंटरनल अरेंजमेंट कैसे सर? इंटरनल अरेंजमेंट कैसे कि सर ये आपको मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के साथ जो भी इंटरनल अरेंजमेंट जैसे रहेंगे, जैसे क्यूब के, ऑक्टाहेड्रॉन्स के, हेक्सागोनल के, ये हेक्सागोनल आ गया सर, ये हेक्सागोनल आ गया, और ऑक्टाहेड्रॉन भी आ जाएगा सर, ये ऑक्टाहेड्रॉन आ जाएगा, जिससे सर ऑक्टाहेड्रॉन आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप कि जितने भी एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होगी वो कैसे इंटरनल अरेंजमेंट से डिसाइड होती है सर। कि इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है आपका, इंटरनल अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का कैसा है, जैसे क्यूब फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म में, हेक्सागोनल प्रिज्म फॉर्म में। प्रिज्म समझते हैं ना, प्रिज्म देखा होगा आपने कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो अपन पढ़ते हैं, अपन ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं क्लास 12th में, फिजिक्स के अंदर प्रिज्म एक बहुत मेजर फैक्टर होता है एक ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, लाइट वगैरह रेस पढ़ने के लिए। तो अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है अपने सर क्लीवेज के लिए कि टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शन। क्लीव मतलब होता है सर ब्लैंक स्पेस और एनी एंगल टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सपोज करो मैं यहां पर बात करूंगा, जैसे ये क्यूब बनाया मैंने, जैसे मैंने क्यूब बनाया सर, जैसे मैंने कोई भी क्यूब बनाया, तो ये जैसे सर मैंने क्यूब बनाया, क्यूब के अंदर जैसे मैंने एलिमेंट रख दिए सर, यहाँ पर एलिमेंट आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये सारे एलिमेंट रखने में आया। लेकिन ये जो स्पेस छूटा हुआ है, जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक सेकंड रुको, फिर से बड़ा डायग्राम बना के बताता हूँ कि जैसे
जो ये जो जैसे सपोज करो बड़ा क्यूब है, थोड़ा सा ज़्यादा मत डायग्राम पे, लेकिन आप समझ पाएंगे, वो मैं गारंटी से बता रहा हूँ, वो मैं गारंटी से बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जैसे यहाँ पे ये बने हुए हैं आपके, ये ऐसे कलर के, इस कलर के सर ये एटम बने हुए हैं, ये एक दूसरे से ऐसे अटैच है, जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है इनकी, मोलिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। सो बेसिकली अब क्या है ना कि जैसे मैं ये कलर ले लेता हूँ कि ये जो इस जगह जो ये स्पेस छूटा और इन दो के बीच में जो स्पेस छूटा, ये स्पेस छूटा, ये जो स्पेस छूटा सर, अपन इसको बोलते हैं सर क्लीवेज, राइट। सो बेसिकली द टेंडेंसी टू ब्रेक इनटू द गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सर्फेसेस रिजल्ट टू इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब इंटरनल अरेंजमेंट कर रहे हैं अपन, मॉलिक्यूल्स का कर ही रहे हैं ना यहाँ पे अरेंजमेंट, में क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में क्लीव हो सकती है सर, यहाँ पर इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे इधर है, इधर है, इधर है, एट एनी एंगल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है, यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है दोस्तों। तो अपन ने अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आए हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि सर जो क्लीवेज अपन ने पढ़ाया कि जो ब्लैंक स्पेस होता है, जैसे जो ये वन प्लेन, जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये जो इनके और इसके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है सर, वो हो गया वन प्लेन। 2D वाला क्या हो जाएगा सर, टू प्लेन्स में क्या हो जाएगा सर कि ये एक्स डायरेक्शन में तो है ही सही, कि जैसे ये तो टोटल एक्स डायरेक्शन में, राइट, वाई डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है ना सर, यहाँ पर क्या सीन है कि ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के नीचे अलग अलग प्लेट रखी हुई है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक सेकंड रुकना दोस्तों। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर जो ये वाली जो बात होने वाली है कि ये जो 2D वाला जैसे एक सरफेस हो गया, एक सरफेस हो गया, इसके नीचे एक्स डायरेक्शन में रखी हुई, इसके नीचे एक्स डायरेक्शन में रखी हुई, लेकिन इस सरफेस और इस सरफेस, सपोज करो ये कोई चीज है, इसके नीचे एक और चीज रखी हुई है, जैसे ये एक चीज है, इसके नीचे ये एक और चीज रखी हुई है, फिर यहाँ पर एक चीज है, तो यहाँ पर भी एक और चीज रखी हुई है, तो यहाँ पर ये जो एक्स डायरेक्शन में जो इसके बीच तो गैप है ही सही, साथ के साथ इसके वाई डायरेक्शन में भी गैप है, तो क्या मैं इसको टू प्लेन क्लीवेज बोल दूंगा? इज इट क्लियर? आगे बढ़ू, नेक्स्ट 3D वाला, थ्री प्लेन्स में क्या होगा सर, जैसे कोई भी क्यूब ले लो, जैसे इसमें एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, और एक्स इसमें जेड डायरेक्शन में भी है, समझ पा रहे हो आप? जैसे ये होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर? ये वाली चीज समझ में आ गई? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो, समझ में आ गई? जो ब्लैंक स्पेस होगा ना सर, उसको अपन बोल देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आओ, फ्रैक्चर, चलो फ्रैक्चर, लस्टर, समझ पा रहे हो? ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्चर बोलते हैं, फ्रैक्चर क्या बोलते हैं कि इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा किसी भी एलिमेंट के अंदर, जो इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा वो सो कॉम्प्लेक्स है, सो देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द क्रिस्टल विल बी ब्रेक इन इरेगुलर मैनर नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ फ्लूइड। एक बात बताऊं, सपोज करो, देखो आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको, बहुत एक अच्छी चीज बताता हूं, जैसे अपन पहले वाली स्लाइड पे आओ कि अब जैसे सपोज करो इस चीज के ऊपर ये चीज रखी हुई है, तो आप इसको तोड़ोगे ना सर, तो ये क्लीवेज के अकॉर्डिंग टूटेगा सर, ठीक है। यहां से तोड़ो, आप यहां से तोड़ोगे तो ये ऐसे टूट जाएगा, इसको तोड़ोगे तो आप ये यहां से टूट जाएगा, ये जो सॉरी एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूं, ये इस अकॉर्डिंग टूट जाएगा, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो गैप दिख रहा है, इस अकॉर्डिंग टूट जाएगा, और ये जो टूट जाएगा वो इस अकॉर्डिंग टूट जाएगा, ये जो लाइन दिख रही है ना बीच में, ठीक है। तो क्या होता है ना, तो ये यही बोलना चाह रहा है कि फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं सर, फ्रैक्चर को ये बोलते हैं कि इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट यदि सो कॉम्प्लेक्स हो जाए ना, सो देयर आर नो पॉसिबिलिटीज, वहां पे कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि वो सिस्टमैटिक टूटेगा, वो टूटेगा सर इरेगुलर टूटेगा, क्योंकि वहां पे प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा ना सर कि वो टूटेगा कैसे, नॉट अलोंग प्लेन ऑफ क्लीवेज, ये इस अकॉर्डिंग टूट ही नहीं सकता सर, वो जैसे उस अपन ने अभी जो देखे ना अपन ने ब्लैंक स्पेस, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन वाले, उस अकॉर्डिंग टूट ही नहीं सकता, वो कैसे टूटेगा, इरेगुलर टूटेगा, कहीं से भी टूट जाएगा, समझ पा रहे हो? जैसे सपोज करो ये गोला है, आप इस पे मारो एक बार, इसको तोड़ना है अपन को, इसको तोड़ना है सर, ये कहां से, कोई जरूरी थोड़ी ना है सर बीच में से दो हो जाएंगे, ये यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी टूट सकता है, हो सकता है बीच में से टूट जाए, हो सकता है एक बार में टूटे ना, हल्का सा क्रेक आके रह जाए। इरेगुलर मैनर में समझ रहे हो आप, इरेगुलर मैनर में कैसे बात कर रही है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट जरा सा भी? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट आता है सर लस्टर क्या बोलता है कि अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर, ईच मिनरल हैज डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मेटेलिक सिल्की ग्लॉसी। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे समझाना स्टार्ट करते हैं कि सर कि कोई मटेरियल है जिसका कोई कलर नहीं है, जो किसी कलर के रिगार्डिंग है नहीं, तो जो
जो हर एक मिनरल होगा, जो हर एक मिनरल होगा उसके पास लस्टर कैसा होगा, उसके पास एक लस्टर होगा मिल्की वे, ग्लोसी टाइप, मेटेलिक टाइप, मिल्की सिल्की टाइप। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है, चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट है कलर के बारे में। कलर के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं कि सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं सर, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं। सपोज करो ये कोई मिनरल है, ये कोई मिनरल है, इस मिनरल का कोई, इसका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। सर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे क्या होता है ना सर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे ऐसा बोला जाता है कि अलग अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस मिनरल का कलर अलग अलग होता है। किसी भी मिनरल के कोई भी मिनरल का यदि आपको कलर पता करना है, आपको उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता होगा तो आप उसका कलर पता कर सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो आगे वाली लाइंस पढ़ते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लाइक मेलेकाइट, एजुराइट, chalcopyrite, etc एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इंप्योरिटीज। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें अशुद्धियां होती है, जैसे चांदी काली पड़ने लग जाती है ना, वो अशुद्धियों के कारण ही पड़ने लग जाती है। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें अशुद्धियां होती है, इस वजह से उनके कलर में उनके कलर को पता करा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज क्वार्ट्ज में भी, क्वार्ट्ज होता है ना सर, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज के अंदर क्या सीन है सर, क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज अशुद्धियों के कारण, जो उसमें इंप्यूरिटीज होती है उसके कारण क्वार्ट्ज व्हाइट हो सकता है, व्हाइट क्वार्ट्ज हो सकता है, एकदम व्हाइट हो सकता है, एकदम ग्रीन भी हो सकता है, और उसके कारण सर येलो भी हो सकता है, रेड एंड स्लैश येलो। यहाँ पे एंड लिख दो, कैसे भी कर दो। ठीक है, कोई भी डाउट जरा सा भी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये रहा सर क्वार्ट्ज, देख पा रहे हो क्वार्ट्ज है सर, ये हल्का सा, तो मेरे को ऐसे तो ब्लैकिश नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये ग्रीनिश हो, क्योंकि फोटो में थोड़ा सा ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े थे। स्ट्रिक क्या होता है, स्ट्रिक क्या बोलते हैं, स्ट्रिक किसे बोलते हैं? स्ट्रिक होती है, एक डेफिनेशन होती है कि कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर, कि कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, द कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, उसको क्या बोल दोगे सर आप? स्ट्रिक बोल दोगे। ठीक है, कोई भी मिनरल होगा, वो ग्राउंड पाउडर का उसका जो भी कलर होगा उसको आप स्ट्रिक बोल दोगे। इट मे बी ऑफ द सेम कलर एंड मिनरल ऑफ मेनी मे डिफर, मेकेलाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रिक। बट कुछ सारे ऐसे होते हैं कि जो सर जिस कलर का, जैसे जो कलर का मिनरल होता है वो उस कलर का स्ट्रिक दे, जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, कि जो मेलेकाइट होता है ना, मेलेकाइट होता है वो ग्रीन होता है, तो उसको वो कौन सा स्ट्रिक देता है? ग्रीन स्ट्रिक देता है। ग्रीन स्ट्रिक मतलब सर ग्राउंड पाउडर ऑफ मिनरल, किसी मिनरल का ग्राउंड पाउडर होगा, जो उसका कलर होगा वो उसको स्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो मेलेकाइट ग्रीन है, वो ग्राउंड पाउडर भी ग्रीन देता है, तो वो उसका ग्रीन स्ट्रिक हो गया। और फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड, जैसे मैं फ्लोराइड के बारे में बात करूंगा तो फ्लोराइड है सर पर्पल और ग्रीन। बट ये कौन सा स्ट्रिक देता है? व्हाइट स्ट्रिक। इसका पाउडर कौन सा होता है सर? फ्लोराइड को कोई भी फ्लोराइड होता है ना, आपने देखा होगा कि घरों में क्या होता है ना, फ्लोराइड जमा जाता है, फ्लोराइड जम जाता है कि पानी की जो होता है ना, वो पर्पल कलर का, ग्रीन कलर का हो सकता है। लेकिन जब आप आपके मग में या फिर आप जग में या फिर आप किसी भी ऐसे लोहा वाला, कोई भी आयरन वाला या स्टील वाला कोई भी टंकी होता है ना आपका, टोंटी जिसे बोलते हैं, नल जिसे बोलते हैं, वहां पे आप देखना वो छोटा छोटा सा पार्टिकल में जम जाएगा, दैट कॉज व्हाइट जो होता है, व्हाइट फ्लोराइड होता है। अब वो फ्लोराइड बोलते हैं बेसिकली। तो बेसिकली क्या होता है ना, फ्लोराइड इज पर्पल और ग्रीन बट इट गिव्स ए व्हाइट स्ट्रिक, राउ। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, आगे सर अपन ट्रांसपेरेंसी पे आ गए सर। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी हो गया कि ट्रांसपेरेंट लाइट रेज पासेस थ्रू द सो ऑब्जेक्ट कैन सीन प्लेनली, दैट इज ट्रांसलूशन। ट्रांसपेरेंट क्या होता है ना सर? ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट किसे बोलते हैं? दो डेफिनेशन देखो, दो डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहली डेफिनेशन सर क्या बोलती है? पहली डेफिनेशन है, कलर में चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, इसका एक कलर ले आते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ये जो है ना ट्रांसपेरेंट, फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। ट्रांसपेरेंट फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन, सेकंड आएगा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? सेकंड आएगा ट्रांसलूसेंट।
ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी में दो पॉइंट आते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट आता है, दूसरा आता है ट्रांसल्यूशन। ठीक है। तो लाइट रेज पासेस थ्रू सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली, जो उससे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सपोज करो कोई भी चीज है, ट्रांसपेरेंट कैसे होती है कि कोई कोई कांच है, तो उस कोई ऐसा कांच है जैसे अपन देख पाते हैं ना, जो जनरली मिरर होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो दूसरा कांच होता है, जैसे जो बिल्डिंग वगैरह में, जैसे जो एंट्री गेट पे लगा रहता है, वो ट्रांसपेरेंट कांच होता है। ठीक है। तो लाइट रेज पास थ्रू सो ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली, दैट कॉज ट्रांसपेरेंट। एंड ट्रांसल्यूशेंट ऐसा होता है कि लाइट रेज पास थ्रू बट वी गेट डिफ्यूज्ड सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। एक आपको पता हो तो ट्रांसल्यूसेंट एक पर्सन होता है, एक जिसमें सुपर पावर होती है कि सर वो दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई नहीं देता कि सर सूरज की लाइट तो उस पर जाती है लेकिन वापस लौट के आती नहीं है। आपको पता होगा ना, आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ कि आप सोचेंगे कि ये चीजें अपन को, जैसे भी सराउंडिंग चीजें होती है, आपका रूम है, वो आपको दिखाई कैसे देता है। कोई भी चीज का रूम है वो आपको दिखाई कैसे देता है कि जितनी लाइट टकराती है, जितनी लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराती है। जैसे सपोज करो आपके सामने दीवार है, तो जो भी लाइट दीवार से टकरा रही है, और वो जितनी भी लाइट आपके पास आ रही है ना सर, जितनी भी लाइट आपके पास आ रही है ना, रिफ्लेक्ट होकर वापस से परावर्तित होकर आपके पास आ रही है, वो चीजें आपको सारी दिखाई देगी। आपको एक चीज समझाता हूं कि आप एक बार ऐसा करो, सुनो अभी मेरी बात सुनो, पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करो और कॉर्नर में क्या करो ना, पहले मेरी बात सुन लो फिर पॉज करना। कि आप एक वीडियो में क्या करना कि एक बाउल ले लो, या फिर ऐसा करो कुछ भी ले लो, जैसे कोई भी चीज ले लो, जैसे एक पेज ले लो या फिर एक पिलो ले लो। ठीक है। उसको आप दीवार के कॉर्नर में जाके रख दो, नीचे जमीन पे रख दो। अब पिलो ऑब्वियसली बात है कि एकदम ऐसा तो होगा नहीं कि जमीन के चिपक जाएगा पूरी तरीके से। एक कोने में एक हल्का सा स्पेस होगा सर, इतना सा स्पेस होगा जिसमें आप आराम से अपने 3-4 बार पेन को ऐसे 3-4 पेन रख सकते हो। ठीक है, वो जो स्पेस होता है। तो एक बार आप देखना कि वहां पे आपको पूरा अंधेरा दिखाई देगा, उसके पीछे की आप दीवार देख ही नहीं पाओगे। किसके पीछे की? जो स्पेस के बीच में जो जगह है ना, उसके पीछे की आप दीवार देख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि सर जो लाइट टकरा रही है वहां से टकरा के आपके पास आई नहीं रही। इस वजह से वो जगह खाली दिखेगी आपको। जो भी जगह होगी ना वो खाली दिख, बहुत सारी जगह आपको अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि लाइट टकरा के आपके पास आ ही नहीं रही है। समझ पा रहे हो? ठीक है, वही होता है ट्रांसल्यूशन। क्या होता है कि सर लाइट तो जा रही है लेकिन वापस कुछ आ नहीं रहा, दैट कॉल्स ट्रांसल्यूशन, सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, ओपेक लाइट विल नॉट पास एट ऑल, जिसके बाहर लाइट जा ही नहीं सकती। जैसे ओपेक का एक फोटो दिखाता हूं आपको, ये रहा, ये सर ओपेक है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक ऐसा मेटल होता है या मटेरियल होता है या फिर कुछ भी आप मानो, ऐसा एलिमेंट होता है कि सर इसके इधर तुम लाइट लगाओ, इसके इधर, जैसे ये लाइट, ये टॉर्च है अपनी, ये टॉर्च है, लाइट जा रही है, लेकिन सर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके इधर कुछ हो ही नहीं रहा, देयर इज नथिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? चीज समझ में आ रही है तो हाँ कि नाम है बोल। यहां तक चीज समझ में आया? आगे बढ़ू तो ओपेक या ओपेक क्या हो गया, समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है सर? कि स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रैंड। फाइब्रस होता है सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग। ठीक है। फाइब्रस क्या होता है? फाइब्रस होता है सर सेपरेटेबल होता है। फाइब्रस एक स्ट्रक्चर, फाइब्रस का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? फाइब्रस का स्ट्रक्चर होता है सेपरेबल, डाइवर्जेंट एंड रेडिएटिंग। और क्रिस्टल्स के बारे में फाइन बताऊं, मीडियम एंड कोर्स ग्रैंड। फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर अरेंज कैसे होता है, मेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हार्डनेस के बारे में बात करूंगा। हार्डनेस क्या होता है कि रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड, बिटवीन रेजिस्टेंस, या आप कुछ भी बोलो, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेजर टू डिग्री टू हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10. They are talc, gypsum, कैलकाइट, फ्लोराइट, एपिटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम और डायमंड। ठीक है। ठीक है, तो अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूं कि जो रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी होती है सर? 10वें नंबर पे कौन है? डायमंड। तो डायमंड की सबसे ज्यादा हार्डनेस होती है। कोरंडम फिर उससे सेकंड नंबर पे सबसे कम हाईएस्ट, सबसे कम
सेकंड नंबर पे कौन होगा सर? कोरंडम होगा। टाल्क, जो आप टेल्कम पाउडर वगैरह यूज कर, टाल्क वगैरह, जो जिप्सम जिप्सम फिर होता है कैल्काइट, फिर होता है फ्लोराइट या कैल्साइट, जो भी आप बोलना चाहेंगे, एपेटाइट होता है, फिर फेल्सपार आता है, फिर क्वार्ट्ज आता है, क्वार्ट्ज आता है, फिर टोपाज आता है, टोपाज के बाद कोरंडम आता है और फिर डायमंड आता है लास्ट में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट ये निकल के आता है कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो ही आते हैं कि अपनी जो इस अर्थ पे मिलने वाला सबसे हार्ड मिनरल, सबसे हार्ड मिनरल के बारे में मैं बात करूंगा, सबसे हार्ड मिनरल के बारे में बात करूंगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा? कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा सर? डायमंड। सेकंड सबसे हार्ड, सेकंड कौन सा हो जाएगा सर? सेकंड हो जाएगा कोरंडम। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, यहां तक चीजें समझ में आ रही है? नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है? मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स। अरे यार, सपोज नाम से पता चल रहा है सर, नाम से क्या पता चल रहा है सर? मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं कि सर जो मिनरल्स के पास मेटल होगा, जो मिनरल्स के पास मेटल होगा, क्या वो मेटेलिक मिनरल्स होंगे? चीज आ रही है समझने में कि द मिनरल्स कंटेन्स मेटल कंटेंट। जो भी मिनरल्स मेटल कंटेंट रखेंगे अपने पास, दे कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इनको तीन टाइप से बांटा गया है: प्रीसियस मेटल्स, फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। फेरस का मतलब मैंने क्या बताया था? फेरस मतलब क्या? मैंने आयरन बताया था क्या? फेरस मतलब मैंने आयरन बताया था क्या? अब ऐसा बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सेकंड, है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि अपन ने इसको तीन पार्ट में बांटा, अपन ने इसको तीन पार्ट में बांट दिया सर कि दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट। जो भी मेटल कंटेंट रखेगा वो मेटेलिक मिनरल्स हो गया, मेटेलिक मिनरल्स हो गया, मेटेलिक मिनरल्स हो गया सर, मिनरल्स हो गया। और जो मेटेलिक कंटेंट नहीं रखेगा वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो जाएगा। जो भी मिनरल मेटेलिक कंटेंट नहीं रखेगा वो नॉन मिनरल हो जाएगा। अब मेटेलिक कंटेंट को जो मेटेलिक मिनरल है इसको मैंने सर तीन पार्ट में डिवाइड किया। वो तीन पार्ट कौन कौन से सर? ये रहे। कौन कौन से सर? पहला नंबर का प्रीशियस मेटल, दूसरा है फेरस मेटल और तीसरा है नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल का मतलब क्या? आयरन बताया, आयरन बताया। यहां तक मैं हटा देता हूं एक बार, यहां तक मैं हटा देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, चलो। फेरस मेटल का मतलब आयरन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताऊं, एक बात पूछना चाहता हूं कि जो प्रीसियस मेटल होते हैं, प्रीसियस मेटल कौन कौन से हो गए? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। प्रीसियस मेटल है नहीं है, बहुत ज्यादा प्रीसियस है, तभी तो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा क्या एक्सपेंसिव है। सेकंड फेरस मेटल, फेरस मेटल का मैंने आपको पहले बता दिया कि आयरन, जो मिनरल आयरन कंटेंट करेगा, आयरन एंड अदर मिनरल्स ऑफन मिक्स्ड विद आयरन, मिक्स्ड विद आयरन। जो भी सर, जो भी आयरन रखेगा, जो भी आयरन रखेगा, मिक्स्ड मिक्स्ड विद आयरन, मिक्स्ड विद आयरन, दैट कॉल्स फेरस मेटल, दैट कॉल्स फेरस मेटल। कि आयरन तो फेरस मेटल होगा ही होगा, ऑफ अदर मेटल ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील। जैसे स्टील के अंदर थोड़ा सा आयरन होता है, थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है, तो बेसिकली वो एक फेरस मेटल के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है नॉन फेरस मेटल, जिसके पास सर आयरन नहीं होगा। इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इनके अंदर आयरन नहीं होता है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं सर? ऐसे मेटल, ऐसे मेटेलिक, ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल का कंटेंट, मेटल का जिसमें होता ही नहीं है, बिल्कुल मेटल होता ही नहीं है, मेटल कंटेंट उसमें होता ही नहीं है। कि दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन, ऐसे मिनरल्स जो नहीं रखते हैं मेटल कॉन्टिनेंट, मेटल कंटेंट, ऐसे मिनरल्स जो मेटल कंटेंट नहीं रखते हैं, दैट कॉज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए सर? जैसे हो गया सल्फर, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्वेश्चन बना लू, निम्न में से क्वेश्चन बना लू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ए आ गया, जैसे आ गया फॉस्फोरस, फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट आ गया। बी आ गया आपके पास सल्फर, आपके पास सी आ गया सर नाइट्रेट, और आपके पास डी आ गया सर, यहां पे आ गया जैसे एल्यूमिनियम आ गया, या फिर एल्यूमिनियम के अलावा यहाँ पे आप जिंक ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक, जो इनमें से कौन सा जो नॉन, जो नहीं है, नॉट, जो नॉन मेटेलिक नहीं है, आप आंसर क्या मारोगे सर? डी मारोगे। चीज समझ में आ रही है?
नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिनके पास नॉन मेटेलिक कंटेंट हो। सर बोलेंगे, अरे बोल, साथ में बोलोगे। तो आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सर रॉक्स। अपन ने सारा मिनरल क्लियर कर लिया है, मिनरल सारा क्लियर कर लिया अपने पास, अपन ने सारा मिनरल क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे रॉक। रॉक कितने टाइप की होती है, सारे रॉक के फॉर्मेशन, सबसे पहले कौन सी रॉक बनी, सबसे लास्ट में कौन सी रॉक बनी, सबसे ओल्डेस्ट रॉक कौन सी है, सारी जितनी भी चीजें हैं सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। किसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अपना स्लाइड नंबर चल रहा है 16 और अपन को 30 स्लाइड तक पढ़ना है, राइट? या 30 स्लाइड तक, 32nd स्लाइड तक पढ़ना है। सो बेसिकली अपन 60 नंबर पर स्लाइड पे आते हैं। फिर से अपन रोक्स के बारे में पढ़ने वाले, राइट? सो स्टार्ट करते रोक के बारे में। हाँ, तुम्हें पढ़ाने को क्या बोला था, रोक के बारे में, ठीक है? अपन स्टार्ट करें तो द अर्थ क्रस्ट इज कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें जो कंपोजिशन है वो रॉक्स का बहुत ज्यादा है। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इनके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट, बहुत सारी रॉक ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती है, बहुत सारी रॉक ऐसी होती है जो हार्ड होती है। एंड इन ए वेरिएड कलर्स, अलग अलग कलर की रॉक्स होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट इज ए हार्ड एंड सॉफ्ट स्टोन इज ए सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन कैसा होता है सर? सॉफ्ट स्टोन होता है सर मेरा सॉफ्ट होता है, एकदम एकदम सॉफ्ट होता है सॉफ्ट स्टोन, ठीक है? जैसे नाम से पता चल रहा है सर, नाम से ही पता चल रहा है कि सॉफ्ट स्टोन कैसा होगा सर? सॉफ्ट स्टोन होगा, सॉफ्ट, ठीक है? गेब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की वाइट। क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की वाइट। इज इट क्लियर? क्या बोलना चाह रहा हूं कि बहुत सारी रॉक ऐसे होगी, जो सॉफ्ट भी होगी, बहुत सारी रॉक ऐसी होगी जो हार्ड भी होगी, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक में फर्क पता चल गया आपको। बहुत सारी रॉक ऐसे होगी जिनके अलग अलग कलर होंगे, सारी रॉक्स के एक जैसे कलर तो होने से रहे, ठीक है? बहुत सारे माउंटेन ऐसे होते हैं जिनमें जहां पर ब्लैक रॉक्स होती है, बहुत सारे माउंटेन जहां पे थोड़े से ग्रे होते हैं, बहुत सारे जहां पे येलो होते हैं, थोड़ा येलोइश कलर होता है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है? तो ऐसे बोलना चाह रहा है कि रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन ए वेरिएड कलर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है इज हार्ड। ग्रेनाइट कैसे होती है? हार्ड होती है। और जो सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन क्या होता है? सॉफ्ट होता है। वैसे ही क्या होता है, गेब्रो क्या होता है ना, गेब्रो एक रॉक है जो ब्लैक होती है, और जो क्वार्ट्जाइट होता है वो मिल्की वाइट होता है, ठीक है? नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ कि रॉक जो होते हैं डू नॉट हैव डिफाइनाइट कंपोजिशन। सर रॉक्स का कोई डिफाइनाइट कंपोजिशन होता ही नहीं है। ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। सर फेल्डस्पार एक ऐसा मिनरल है। हाँ, फेल्डस्पार एक ऐसा मिनरल है। अपन ने पढ़ा था हार्डनेस लेवल में भी फेल्डस्पार तकरीबन 5वें-6वें नंबर पे आता है। फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज की बात करूंगा तो 7वें या 8वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है आई थिंक क्वार्ट्ज, 7वें नंबर पे आता है सर। तो क्वार्ट्ज के बारे में बात करूंगा तो सर ये एक ऐसे ऐसे मिनरल्स है ना जो ज्यादातर अमाउंट में, ज्यादातर परसेंटेज मात्रा में, या ज्यादातर मात्रा में किन में पाए जाते हैं? रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर से पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। पहले एक बार ये लास्ट पॉइंट पढ़ाते तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। कि साइंस ऑफ रॉक्स या स्टडी ऑफ रॉक्स को, अध्ययन को क्या बोलते हैं? कि स्टडी ऑफ रॉक्स या साइंस ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। अपन स्टार्ट करने वाले हैं, फिर से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं इसके बारे में। पहले पॉइंट से लेके, पहले पॉइंट मैंने आपको समझाया नहीं था कि अर्थ के जो क्रस्ट है वो कंपोज्ड है रॉक से, एंड द रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, जिसमें बहुत सारी मिनरल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी रॉक होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन से पाए जाते हैं? तो फेल्डस्पार होता है। फेल्डस्पार के बाद जो कोई होता है, फेल्डस्पार प्लस क्वार्ट्ज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज जो होते हैं सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आते हैं। एक सेकेंड है ना, क्वार्ट्ज की स्पेलिंग अपन सही लिख देते हैं, हल्का सा यहाँ पे टी आएगा। तो समझ में आया है पॉइंट?
सारी चीजें समझ में आई, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं कि अर्थ की क्रस्ट इज अ कंपोज्ड विद द रॉक्स। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक से ज्यादा मिनरल्स होंगे। अब रॉक्स जो होती है वो सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। जैसे ग्रेफाइट होता है वो हार्ड होता है, और जैसे एक गेब्रो नाम की गेब्रो नाम की जो है वो ब्लैक होती है, और जो कि क्वार्ट्ज है, जो कि क्वार्ट्जाइट है, वो मिल्की वाइट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। रॉक्स इज नॉट हैव डिफाइनाइट कंपोजिशन इज ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। रॉक इज डू नॉट हैव डिफाइनाइट, इसके कोई भी डिफाइनाइट इसका कंपोजिशन नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका सर डिफाइनाइट कंपोजिशन हो। ठीक है, आगे बढ़े कि जैसे एक आपको फोटो बता रहा हूं कि सर जैसे ये मेल्टिंग यहाँ पे कुछ हो रहा है, मेल्ट हो रहा है कि कोई भी चीज मेल्ट हो रही है, मेल्ट से यहाँ पे मैग्मा बन रहा है, मैग्मा फूटेगा और फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। देखो बहुत ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा आपको ये इमेज, बहुत ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। क्या समझाने वाला हूं दोस्तों, क्या समझाने वाला है मास्टर? मैं ऐसे बोलने वाला हूं कि सर ये एक मेल्ट है, ये अपन ने मेल्ट हो रहा है यहाँ पे, ये कोई चीजें मेल्ट हो रही है। जो ज्वालामुखी के अंदर, जो वोल्केनो के अंदर आप देखते हो ना, कि जो वोल्केनो के अंदर आप देखते हो कि वो वहां पे चीज मेल्ट होती रहती है, वहां पे एक चीज मेल्ट होती रहती है, वो जो आग उठती रहती है कि मेल्ट, सर मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होगा सर, बाहर निकलेगा तो वो गिरेगा, तो छोटे छोटे क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा उनके ठंडा होने के बाद। क्योंकि उनमें क्या होता है, बेसिकली होते मिनरल्स ही है। फिर वो इकट्ठा होके बहुत टाइम लगेगा, उनको जमने में टाइम लगेगा, इकट्ठा होके एक इंजीनियस रॉक बनाएगा। इरोजन होने के बाद रॉक का, जैसे ये बहुत पूरा का पूरा पहाड़ रहा होगा, इरोजन होते होते क्या ये इतना सा रह गया, इरोजन होगा। फिर उसके बाद इसका सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन के बाद फिर सर सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सर क्या होगा ना, ये वापस से इरोजन हो सकता है इन रॉक्स का। सेडिमेंटेशन होने के बाद, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के बाद इनका मेटामॉर्फिज्म होगा, इनका कायांतरित होगा, कायांतरित चट्टानों में चेंज होगी। हिंदी में कायांतरित और इंग्लिश में बोले तो मेटामॉर्फिज्म। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन, कौन कौन सी रॉक्स होती है। मेटामॉर्फिज्म रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, और एक इंजीनियस रॉक्स होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिज्म रॉक्स बनेगा, इसका जो प्रोसेस में लगेगा। फिर मेटामॉर्फिज्म रॉक्स वापस से सर वही इरोजन होके ये वाली फॉर्म तो आ ही सकती है। फिर वापस से सर इसका ये वाला फॉर्म भी अपन पढ़ सकते हैं कि इंजीनियस रॉक्स से वापस मेटामॉर्फिज्म रॉक्स में कन्वर्ट हो सकता है। इंजीनियस रॉक से डायरेक्ट अपन मैग्मा भी बन सकता है, मेल्ट हो सकता है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स वापस से मेल्ट हो सकती है। यहां तक कोई डाउट? इससे बेटर डायग्राम आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। इससे बेटर डायग्राम जितना भी पढ़ा है सब इसी के अंदर है कि कोई चीज मेल्ट हो रही है, मैग्मा बन रहा है, मैग्मा ज्वालामुखी से निकला, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में गया, छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म एक लंबा टाइम पीरियड लेंगे एक रॉक बनाने के लिए। वो रॉक बने, वो चट्टान बने, इरोजन होने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दी, उसका सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स को अपन मेटामॉर्फिज्म कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटामॉर्फिज्म रॉक्स बनी और मेल्ट होने के बाद यही प्रोसेस हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि सर मेल्ट से मैग्मा बना, फिर क्रिस्टलाइजेशन हुआ, फिर क्रिस्टलाइजेशन से सर इंजीनियस रॉक्स बना, इंजीनियस रॉक से सर वापस मेल्ट कर सकते हो, इंजीनियस रॉक से आप कन्वर्ट कर सकते हो। दो ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास, दो पॉसिबिलिटीज हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स से आप वापस से इरोजन होगा तो वापस से ये स्ट्रक्चर तो इरोजन होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में इरोजन होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स यहां पर है, इसमें इरोजन होगा तो यही स्ट्रक्चर आने वाली है, मेटामॉर्फिक में भी यही स्ट्रक्चर आने वाली है और इंजीनियस में भी यही स्ट्रक्चर आने वाली है। इससे अच्छा डायग्राम आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता। सबसे बेस्ट डायग्राम है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एक साइकिल है, बहुत प्यारा सा साइकिल है जो सारी चीज आपको क्लियर करवा देगा। फिलहाल इस अभी तो इतना ही समझते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल पे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी क्लास 11th में ही है ना अपन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि पेट्रोलॉजिस्ट मतलब क्या हो गया, जो रॉक्स की स्टडी करता है, पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इज ऑल देयर एस्पेक्ट्स विद मिनरल्स कंपोजिशन। वो क्या क्या देखता है? एक तो मिनरल कंपोजिशन देखता है, उसका टेक्सचर देखता है, सर किस टाइप का टेक्सचर है। तभी तो आप सुनो ना, ग्रेनाइट कितना महंगा बिकता है, क्योंकि उसका टेक्सचर अलग है। और बहुत सारी जो चट्टाने होती है, बहुत सारी ऐसी रॉक्स होती है जो कुछ भी काम की नहीं होती, फ्री पॉकेट में उठा लो। समझ पा रहे हो कि जो भी पेडोलॉजिस्ट होता है ना, वो उसका स्ट्रक्चर देखता है कि सर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसका टेक्सचर देखता है, वो उसका ओरिजिन देखता है, तब जाके चीजें महंगी बिकती है। चीज समझ में आ रही है? तो ये बोल रहा है कि पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन देयर एस्पेक्ट्स, मिनरल कंपोजिशन देखता है पहली चीज। दूसरा देखता है टेक्सचर,
तीसरा देखता है स्ट्रक्चर, चौथा देखता है ओरिजिन, पांचवा देखता है ऑक्यूरेंस, सिक्स देखता है अल्टरनेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स। उसका रिलेशनशिप अदर रॉक्स के साथ कैसा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपने आप से, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सर मास्टर बता कैसे इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, मैं बोल रहा हूं सर कि पेट्रोलॉजी स्टडीज क्या होती है ना, कि वो देखते हैं कि मिनरल कंपोजिशन क्या क्या देखते हैं, वो मिनरल कंपोजिशन देखते हैं, वो टेक्सचर देखते हैं, वो स्ट्रक्चर देखते हैं, वो ओरिजिन देखते हैं, वो ऑक्यूरेंस देखते हैं, वो अल्टरनेशन देखते हैं, और वो उनका रिलेशन देखते हैं इधर रॉक्स के साथ कैसा है। यहां तक चीज समझ में आई। एज देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉइल्स एंड जियोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। कि सर एक बात बता मास्टर एक बात बता कि जो रॉक्स होती है, रॉक्स का और लैंडफॉर्म का क्या रिलेशन होता है, रॉक्स का और सॉइल का क्या रिलेशन होता है, ये सारी रिलेशन जितनी भी स्ट्रक्चर्स वगैरह सारी चीजें हैं, ये कौन देखता है, ज्योग्राफर के लिए रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीजों की, ठीक है। There are many different kind of rocks which is grouped under three families of the basic mode of formation। देखो बहुत सारी क्या होती है ना, कुछ पॉइंट्स खास नहीं होते, उनमें से एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि there are many different kind of rocks, बहुत सारी अलग अलग ऐसी रॉक्स है जो ऐसे बहुत सारे ऐसे grouped under their families, grouped under three families of basic of mode of formation। कि जो ऐसी रॉक्स है ना, ऐसे रॉक्स है जिनको अपन जिनकी फैमिली में अपन तीन पार्ट करते हैं सर, परिवार के तीन हिस्से कर दिए सर। कौन कौन सा हिस्सा सर, पहला मैंने आपको बताया इंजीनियस रॉक, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। सर पीछे आ जाओ, इंजीनियस रॉक, मैग्मा और लावा का सॉलिडिफिकेशन, मैग्मा और लावा का सॉलिडिफिकेशन क्या बोलूंगा, इंजीनियस रॉक। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है, इंजीनियस रॉक सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जो सबसे पहले आ रही है, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रॉक अरावली माउंटेन है ना, अरावली माउंटेन में क्या होगा ना सर, अरावली माउंटेन में कौन सी रॉक्स है सर, इंजीनियस रॉक्स है जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, और ये सॉलिडिफिकेशन मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनी है, मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन के लिए बनी है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात कर रहा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स अपन ने पढ़ लिया, इंजीनियस रॉक्स अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद पढ़ेंगे अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। सो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक बाय exogenous process, the result of deposition of fragments of rocks by exogenous process, ये हो गया exogenous प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, PROCESS एक्सोजेनस प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट होता है सर मेटामॉर्फिक क्या होता है सर, मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसी रॉक्स होती है फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिसाइक्लेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है ना सर, फॉर्म्ड ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। इनके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, हर एक पॉइंट की डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, अपन ज्यादा टाइम अपने पास है ही नहीं, अपन वैसे ही ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, लेकिन अपन जो पार्ट पढ़ने वाला है, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इंजीनियस रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक से या फिर आग्नेय चट्टान, मैं भी इंजीनियस क्या बोल रहा हूँ, आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक क्या होती है ना, एन इग्नियस रॉक्स formed out of magma and lava from the interior of the earth, they are known as a primary rock। सर प्राइमरी रॉक्स किसे बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी रॉक किसे बोलते हैं सर, मैं बोलूंगा सर क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is a primary rock, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड आ जाएगा आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड फोर्थ आ जाएगा नन ऑफ दिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रॉक्स, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इग्नियस रॉक्स, जिसे आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, हिंदी में। एंड एज इग्नियस रॉक्स फ्रॉम एन मैग्मा एंड लावा के क्रिस्टलाइजेशन से बनती है, उनके कोल्ड होने के बाद जो उनके कंबाइन होने से जो बनती है, that calls igneous rocks, or they are known as a primary rocks। The igneous rocks lignes in Latin
मीन्स फायर, जो इसका मीन्स होता है ना इग्नियस, इग्नियस का मतलब होता है फायर, आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड solidification sir, which of the following rock made by solidification, which of the following rocks, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बना रहा है मास्टर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक आर मेड फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन सर, सॉलिडिफिकेशन ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास वही इग्नियस रॉक्स, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सेडिमेंटरी रॉक्स, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस। सो सर आप क्या लगाओगे आंसर, आप क्या लगाओगे सर आंसर, आप लगाओगे सर मेटामॉर्फिक, अरे नहीं मास्टर, आप लगाओगे सेडिमेंटरी, नहीं मास्टर आप लगाओगे इंजीनियस इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती है ना, इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती है जो जिसका इग्निस का मतलब ही फायर होता है, लेटिन मतलब बेसिकली क्या होता है ना सर, इग्निस रॉक ऐसी रॉक होती है जिसका मतलब होता है फायर, इसका मतलब होता है फायर, वो किसके द्वारा बनी हुई है कि मैग्मा और लावा के जो सॉलिडिफिकेशन से कौन सी रॉक बनी हुई है सर, इग्निस रॉक। When magma in its upward movement cools and turns into solid form of cold igneous rock, हर बार यही बात पढ़ा रखा हूं कि मैग्मा निकलेगा, ठंडा होएगा, क्रिस्टल उसका सॉलिडिफिकेशन होएगा, इकट्ठा होएगा, इग्नियस रॉक्स बनेगी, ठीक है, इग्नियस रॉक्स बनेगी। ये सर ये एग्जांपल इग्नियस रॉक्स के, एग्जांपल इग्नियस रॉक्स के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। The process of cooling and the cooling and solidification can happen in the earth crust or the surface of the earth। समझ पा रहे हो, अरे समझ पा रहे हो कि जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होगा, सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होगा सर, जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होगा कि वो अर्थ की सरफेस पे होगा नहीं होगा, अर्थ की सरफेस पर होगा नहीं होगा कि जो मास्टर एक बात बता, मास्टर एक बात बता, तू हर बार क्या अलग अलग बात बताता है। मैंने कहा भैया कुछ भी नहीं बताया, मैंने पहले भी यही बोला था कि सर जैसे ये मैं एक केक का पीस लिया, यहाँ पर ये हो गया सर क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, तो सर जो ये अपर क्रस्ट होगा, ये जो क्रस्ट होगा सर, इस क्रस्ट में क्या बोल सकता हूँ, इस क्रस्ट में मैं सॉलिडिफिकेशन बोल सकता हूँ। अब ये जो अपर क्रस्ट हो गई, सपोज करो दोस्तों, सपोज करो अपर क्रस्ट हो गई, तो अपर क्रस्ट में क्या होता है ना सर, अपर क्रस्ट में ही जो अर्थ का सरफेस आता है, जो अर्थ का सरफेस आता है सर अपर क्रस्ट में ही आता है। अपर क्रस्ट का सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होना आसान है। और नीचे नीचे जाओगे आप, नीचे जाओगे, नीचे जाते जाओगे तो नीचे कौन सा फॉर्म मिलता जाएगा आपको, मोल्टन फॉर्म मिलता जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो जरा सा भी बोलो दोस्तों, यहां तक जरा सा भी कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मास्टर ये बोलना चाह रहा है, मास्टर ये बोलना चाह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन अर्थ क्रस्ट। भैया अर्थ क्रस्ट के अंदर ही पॉसिबल है सॉलिडिफिकेशन, और जो कूलिंग होगी किसकी, मैग्मा और लावा की, जो कूलिंग होगी और जो सॉलिडिफिकेशन होगा, तो क्या वो कहां पर पॉसिबल है, अर्थ के अपर सरफेस पे या क्रस्ट पे बोल दूं, ठीक है, समझ में आ गया। Igneous rocks are classified based on texture. Texture depends upon size. अलग अलग साइज के लिए अलग अलग टेक्सचर होता है, and arrangement of grains and other physical condition of the materials. किस पे टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है कि सर, उसकी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसकी साइज पे डिपेंड करता है, उसके अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन बना लूं क्या, बन गया मास्टर क्वेश्चन कि सर which of the following is a depend on which of the following points are depends on the texture। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा सर साइज, बिल्कुल करता है टेक्सचर साइज पे डिपेंड। दूसरा पॉइंट आ जाएगा सर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, बिल्कुल करता है फिजिकल कंडीशंस पे। थर्ड आ जाता है सर अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, बिल्कुल करता है अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स पे। फोर्थ आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो आप लगा दोगे क्या? सो इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर के अलग अलग इग्नियस रॉक्स होती है। इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली इन ग्रेट डेप्थ, गहराई में मोल्टन मटेरियल धीरे धीरे ठंडा होगा, मिनरल्स गेन्स मे बी वेरी लार्ज, जैसे सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। सर एकदम से ठंडा हो गया ना, एकदम से ठंडा हो गया तो वो एक स्मूथ और स्मॉल ग्रेन्स देगा, मतलब क्या होगा, इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को क्या बनाता है कि जो सर एक इंटरमीडिएट स्टेज ऐसी आती है, एक इंटरमीडिएट कंडीशन हो जाती है कि जो जैसे ठंडा होता है उसके रिजल्ट में अपन को क्या मिलता है, एक इंटरमीडिएट साइज मिलती है, एक इंटरमीडिएट साइज मिलेगी किसकी, ग्रेन्स की एक इंटरमीडिएट साइज मिलेगी, जो कि क्या बनाती है, इग्नियस रॉक्स बनाती है। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो गए, ग्रेनाइट हो गया, गिब्रो हो गया, पिगमाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, वोल्केनो बेसिका हो गया, एंड ट्रफ आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। पहला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सर मास्टर।
मास्टर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन यहीं से बन रहा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स? तो आप बोल दो कि सर ग्रेफाइट है, बिल्कुल है। ग्रेफाइट के अलावा कौन कौन से एग्जांपल है सर? ग्रेफाइट के अलावा बेसाल्ट है, वोल्केनो बेरिका है, पेग्माइट है, पिग्मेटाइट है, पेग्मेटाइट है, ठीक है, गेब्रो है। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? बेसाल्ट के हो गए। सॉरी, बेसाल्ट क्या, इग्नियस रॉक्स के हो गए, ठीक है। तो अपन इग्नियस रॉक्स के बारे में इतना पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा दोस्तों, फिर से अपन को रिवीजन कराऊंगा। ये एक क्विक सेशन है। बेसिकली क्या हो गया, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो एक क्विक सेशन है जिसमें आप लोगों को शायद आसानी रहे, जिसमें आप लोगों को आसानी रहे। तो एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आखिर होती क्या है? कि सेडिमेंट्री रॉक्स इसे बोलते हैं कि द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम इसका मतलब क्या होता है? सेटलिंग, सेटलिंग, सेटलिंग सर, सर सेटल, सेटल, अरे है सेटिंग वेटिंग वाला वो मामला नहीं है सर, सेटलिंग, सेटलिंग। बच्चों सुधर जाओ, लड़कियों तुम भी क्या है यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस आओ, वापस आओ। कहाँ ख्यालों में चले गए? मास्टर नाम लेते ही है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ने वाला है। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है? द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है सर? सेटलिंग, सेटल करना। रॉक्स, इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री इन मेटामॉर्फिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज्ड टू denudational एजेंट्स आर द ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोनियस एजेंसीज एंड डिपॉजिट। अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, मतलब एजेंसीज मतलब नेचुरल की बातें कर रहा है कि सच फ्रेगमेंट्स आर transported by different exogenous agencies and deposit these deposits through compaction turn into rocks. This process is called lithification, 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 lithification. हटा, हटाऊं? कुछ खास पॉइंट्स नहीं है दोस्तों, कुछ खास पॉइंट नहीं है। ये कौन कौन सी रॉक है सर? ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। अलग कलर है नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये भी सर सेडिमेंट्री रॉक्स है। अलग अलग कलर की होती है सर, अलग अलग कलर की होती है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इट में सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन, द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन. Hence, we see a number of layers varying thickness in sedimentary rocks, like sandstone. Sandstone क्या होता है? sandstone and shell. ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए रुको, एक सेकंड के लिए जरा सा मुझे एक चीज आपको एक चीज समझानी थी, वो एक बार मैं इसको मिटा के समझाता हूँ। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ। तो मैं ये समझाने वाला था, मैं समझा रहा था दोस्तों, फटाफट से अपन को वीडियो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि दिवाली का टाइम है और लोग फटाके फोड़ रहे हैं। तो फटाफट से अपन खत्म करेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा तो आप परेशान मत होना, परेशान मत होना। फटाफट से खत्म करते हैं कि द मेटल अपन क्या क्या पढ़ लिए थे, कि अपन क्या क्या पढ़ लिए थे। थोड़ा सा अपन आगे आ चुके हैं। अपन ने ये पढ़ लिया था कि इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स, बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी उनकी लेयर्स होती है वो डिपॉजिट करती, जो भी डिपॉजिट्स रिटेन करती है देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन के बाद भी सर वो अपने जितने भी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको रिटेन करती है। हेंस वी सी ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन, शेल, ईटीसी। आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई। सेडिमेंट्री रॉक्स का ये एग्जांपल कहाँ गया? सेडिमेंट्री रॉक्स अलग अलग लेयर्स होती है सर, ये जैसे लेयर्स दिख रही है ना आपको, ये लेयर्स ऐसे लेयर्स होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट होता है मैकेनिकली फॉर्म्ड, सेकंड होता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, थर्ड होता है केमिकली को बेसिकली इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हो। सो मैकेनिकली कौन कौन सा होता है? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लॉसेस एंड एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
Jesterite, chalk, limestone, coal, etc. are the examples of organically और chemically होता है चेट होता है, limestone होता है, halite होता है, potash होता है, etc. are the same some examples of chemically formed. Some examples are the chemically formed. फिर से स्टार्ट करूं सर क्वेश्चन बना दे सर. Which of the following is a metallic formed sedimentary rocks? So एग्जांपल कौन से बताओगे तुम? एग्जांपल बताओगे सर सैंडस्टोन. फर्स्ट एग्जांपल बताओगे सर सैंडस्टोन. सेकंड एग्जांपल बताओगे सर कॉन्ग्लोमरेट. थर्ड एग्जांपल बताओगे सर लाइमस्टोन एक ऐसा एग्जांपल है जो कि सर हर में है क्या? सो लाइमस्टोन के लिए मैं बोल दूंगा एक परमानेंट ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स है कि कोई सा भी ऑप्शन आएगा तो लगा दोगे. मैकेनिकली ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, ऑर्गेनिकली ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, इनऑर्गेनिकली ऑप्शन आ जाएगा, किसी भी ऑप्शन में लगा दोगे. अरे बोल, यहां तक कोई डाउट? जरा सा भी डाउट होगा? ठीक है, आगे बढ़ू. मैं क्या क्या बता रहा था? मैंने बताया कि सर सैंडस्टोन आ जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा, शेल्स आ जाएंगे, एलोज आएंगे. तो वो क्या बोलोगे तुम? मैकेनिकली फॉर्म्ड बोलोगे. ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड क्या बोलोगे सर? कि जैसे राइट आ गया, चोक आ गया, लाइमस्टोन आ गया, कोयला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाएगा कोल. उसके बाद केमिकली में क्या आ जाएगा सर? चेट आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा, हेलाइट आ जाएगा, पोटाश हो जाएगा. सब क्या है? केमिकली फॉर्म्ड है. सब क्या है? केमिकली फॉर्म्ड है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अब आते हैं अपन सर मेटामॉर्फिक रॉक्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक सेकंड दोस्तों, देखा ना दिवाली. मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात करेंगे. द वर्ड मेटामॉर्फिक मींस चेंज ऑफ फॉर्म, जो अपनी फॉर्म में चेंज कर दे. चेंज ऑफ फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CHN? चेंज ऑफ फॉर्म. कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. द वर्ड मेटामॉर्फिज्म मींस चेंज ऑफ फॉर्म. वर्ड मेटामॉर्फिज्म मींस चेंज ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं? इसके बाद ये देखने वाले हैं कि दीज रॉक्स फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर. These rocks from under the pressure, volume and temperature. देखो सर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. PV is equals to RT पढ़ा होगा ना आपने फॉर्मूला. ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब जनरल PV is equals to NRT होता है बेसिकली, लेकिन आपने पढ़ा होगा ना. तो किस किस पे डिपेंड करता है? द रॉक्स फ्रॉम अंडर द एक्शन, द रॉक्स फॉर्म्स अंडर द एक्शन किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है सर? PVT के अकॉर्डिंग चेंज होती है सर. PVT के अकॉर्डिंग चेंज होती है सर. P मतलब क्या बोल दूंगा? प्रेशर बोल दूंगा क्या? P मतलब क्या बोल दूंगा? प्रेशर बोल दूंगा क्या सर? V मतलब क्या बोल दूंगा सर? वॉल्यूम क्या बोल दूंगा क्या? T मतलब क्या बोल दूंगा? टेम्परेचर बोल दूंगा. कि सर जब इस सर बोलेगा मास्टर बता, सपोज कर ये मास्टर बता ये ऐसा कोई इंसान है. ये कोई इंसान है. ये है ऐसे कोई ये इंसान है सर. ये जो इंसान है ये सब बोलना चाह रहा है कि सर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होगी उनमें चेंजेस किस किस के अकॉर्डिंग होंगे? मैं बोलूंगा सर प्रेशर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग हो जाएंगे. तो मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down to lower levels of tectonic by tectonic प्रोसेस पढ़ाया था मैंने आपको, स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुका हूं. जब हिमालय का फॉर्मेशन टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है. ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म ऐसा बोलना चाह रहा है कि मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic process, और when molten magma, वो जो पिघला हुआ मैग्मा है, rising through the crust, जब क्रस्ट से आएगा, comes into the contact with the crystal rocks, the underlying rocks are subjected a great amount of pressure by overlaying rocks. समझ पा रहे हो? जब मैग्मा निकलेगा वो अदर रॉक्स पे सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसमें क्या होगा ना सर? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते जाएगा. मतलब क्या बोल सकता हूं कि मैं इग्नियस रॉक्स जो होगा, इग्नियस रॉक्स क्या चेंज हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती सर? इग्नियस रॉक्स होती क्या है? इग्नियस रॉक्स के बारे में एक ही चीज मेरे को पता है कि मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होगा तो वो इग्नियस रॉक्स होगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा सर? वो ग्रेट अमाउंट जो कि प्रेशर के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग ओवरलेइंग होती जाएगी, एक के ऊपर एक ओवरलेइंग होती जाएंगी, और वो किन में चेंज हो जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स में हो जाएगी. मेटामॉर्फिक इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी consolidated rocks undergo recrystallization and recognition of materials within original rocks. मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच इज ऑलरेडी जो पहले से ही सॉलिड है, और वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है? फर्स्ट प्रोसेस हो गया रिक्रिस्टलाइजेशन, सेकंड प्रोसेस हो गया और रिकॉग्नाइजेशन. समझ पा रहे हो? रिऑर्गेनाइजेशन. सो मैकेनिकली डिस्ट्रप्शन एंड reorganization of original minerals within rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical changes are called dynamic metamorphism.
पहला क्वेश्चन बना तुमसे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि सर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, कि मास्टर मेरे को बता डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या बोलता है। मैं बोलूंगा सर कि मैकेनिकल जो डिस्ट्रप्शन होगा एंड जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जो ओरिजिनल मिनरल्स के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, वो क्या होगा ना सर, जो एनी किसी भी केमिकल चेंजेस के बिना उसको अपन क्या बोलते हैं, एनी जो किसी भी केमिकल चेंजेस से अप्रिसिएबल हो जाए उसे अपन बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। ये सर ये दिख रही है आपको, ये वाली जो शेल्स है, ये देखो लेयर्स दिख रही है आपको, ये लेयर्स दिख रही है सर। ये जो लेयर्स होती है किस कौन कौन से इग्नियस रॉक्स के, ऐसे बोल दूंगा कि भाई सर ओवरलेइंग हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंजेस होते जा रहे हैं। ये दिख रहे हैं ना, लेयर्स वगैरह दिख रही है आपको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये कौन कौन सी कौन सी रॉक्स हो गई है, मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, आगे बढ़े। The material of rock chemically after the recrystallize the materials of rocks chemically alter the recrystallize due to thermal metamorphism. There are two types of thermal metamorphism. First हो जाएगा contact metamorphism, second हो जाएगा regional metamorphism. कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि रॉक्स कम इन कांटेक्ट के अंदर आती है और जो हॉट इंट्रोडिंग मैग्मा है और जो लावा है वो क्या बोलेगा सर, रिक्रिस्टलाइज होगा किसके अंदर, अंडर हाई टेम्परेचर के अंदर। एक बार बताओ सर, जो ये हॉट होगा, ये जो हॉट होगा तो क्या हाई टेम्परेचर होगा, कि कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म के क्या होगा, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा कि रॉक कॉन्टेक्ट में आएगी हॉट मैग्मा और लावा से, जो हाई टेम्परेचर पर रिक्रिस्टलाइज होगा। often new materials form out of magma and lava are added the rocks, that cause contact metamorphism. सेकेंडरी रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि रॉक्स ग्रो अंडर रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग। टेक्टोनिक शेयरिंग से क्या होगा सर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई प्रेशर पे होगा तो उसे बोलते हैं अपन क्या, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, समझ पा रहे हो। आओ फिर से पॉइंट पे आते हैं, फिर क्या बोलना चाह रहा है सर, ये फिर बोलना चाह रहा है सर कि इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म सम रॉक ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। मैंने आपको बताया अभी, देखो ये देखो लेयर्स के अंदर है नहीं है, ये लेयर्स के अंदर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लेयर्स के अंदर, लाइंस के अंदर। ठीक है, लेयर्स के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये यही बोलना चाह रहा है क्या बोलना चाह रहा है सर, मास्टर ये बोलना चाह रहा है कि मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स एंड मिनरल्स गेट अरेंज्ड लेयर्स और लाइंस। किसके अंदर, लेयर्स और लाइंस के अंदर। Such an arrangement of minerals or grains metamorphic rocks are called foliation and lineation. ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। फॉलिएशन एंड लाइनेशन किसके अंदर होता है सर, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है सर, कि जो वो अरेंजमेंट हो जाएगा लेयर और लाइंस का, किसके अंदर, एक लाइंस के अंदर हो जाएगा मिनरल्स का, जो मेटामॉर्फिज्म जो ग्रेन्स हो जाएगा, रॉक ग्रेन्स और मिनरल्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। Sometimes minerals or materials of different groups are arranged into alternating thin to thick layers appearing in light and dark shades। देखो फिर से सुनो क्या बोलना चाह रहा है कि sometimes minerals and materials of different groups are arranged into alternating thin to thick layers appearing in light and dark shades. Such a structure in metamorphic rocks is called bending, or rock displaying bending are called bended rocks। bended rocks किसे बोलते हैं सर, क्या समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ दो। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स, पहला पॉइंट। दूसरा कि दे आर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। ठीक है भैया, सर ओरिजिनल रॉक्स जितने टाइप की होगी, मेटामॉर्फिज्म रॉक्स भी उतने टाइप की होगी। समझ पा रहे हो। थर्ड पॉइंट आ जाएगा सर, थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि मेटामॉर्फिज्म रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट हो जाएगा फोलिएट रॉक्स एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स। जेनोसाइड्स एंड ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, स्नीच, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, etc आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन कौन से सर, ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, एंड स्लेट हो गया, स्नीच
चिस्ट हो गया एंड मार्बल हो गया, क्वार्जाइट हो गया, एटीसी आर द सम एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, समझ में आ गए। इट्स बेसिकली ग्रेनाइट, आपको पता होता है इंजीनियस रॉक्स में भी पढ़ा था अपन ने ग्रेनाइट, ठीक है, ध्यान रखना। रॉक साइकिल क्या होता है सर? रॉक साइकिल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है रॉक साइकिल की भी अपने आप में। कैसे सर मास्टर बता, रॉक साइकिल की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैसे हो जाती है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं रॉक्स डू नॉट रिमेन इन दियर ओरिजिनल फॉर्म्स फॉर लॉन्ग टाइम बट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात बताओ, इंजीनियस रॉक्स को लॉन्ग टाइम तक क्या चेंज हो रही है क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स में? बिल्कुल हो रही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। So rocks do not remain in their original forms for long but may undergo transformation. Rock cycle is a continuous process through which old rocks are transformed into new ones. कि सर रॉक साइकिल क्या होता है ना, कि जो ओल्ड रॉक्स होगी, जो पुरानी चट्टानें होगी, वो न्यू चट्टानों में या न्यू न्यू जो रॉक्स में न्यू रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इंजीनियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स जैसे सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स इंजीनियस रॉक्स कैन बी चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। बिल्कुल मैंने बता दिया कि इंजीनियस रॉक्स बिल्कुल चेंज हो सकती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। क्यों नहीं हो सकती सर? बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द फ्रेगमेंट्स, ये इसमें ये से लिखा है सर, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कैन भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकती है, ठीक है। द फ्रेगमेंट डिराइव्ड out of ingenious and metamorphic rocks from into sedimentary rocks. The fragments derived out of मतलब ingenious and metamorphic rocks from किसके sedimentary rocks? Sedimentary rocks themselves can turn into fragments and their fragments can be a source of formation of sedimentary rocks. नेक्स्ट पे आओ, जैसे देखो सर मैग्मा फ्रॉम मोल्टन क्रस्ट एंड मेंटल, दिख रहा है 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 सर, मैग्मा 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 ज्वालामुखी से फटा 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 सर, निकला निकला, सॉलिडिफिकेशन हुआ, इंजीनियस रॉक्स बना, वेदर इरोजन हुआ, इरोजन ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन हुआ, और फिर ये सेडिमेंटेशन हुआ। समझ में आ रहा है? क्रिस्टलाइजेशन हुआ मैग्मा का, इंजीनियस रॉक बना। नेक्स्ट, अब फिर क्या होगा? सेडिमेंटेशन से क्या होगा? इसका क्या होगा? कंपोजिशन होगा, इसका सीमेंटेशन होगा। सीमेंटेशन के बाद कौन सी रॉक्स बनेगी? सेडिमेंटरी रॉक बनेगी। फिर इसका हाई टेम्परेचर प्रेशर पे किसमें कन्वर्ट होगी? मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होकर क्या बनाएगी? मैग्मा। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इधर देखो आप ये प्रोसेस एक सेकंड के लिए, ठीक है, आओ। तो ये यही बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि सर सुनो, कि सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैग्मा जो हुआ, मैग्मा मोल्ट होके यहाँ पे ज्वालामुखी से निकला, सॉलिडिफिकेशन हुआ होगा, या फिर यहीं पे इसका मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिडिफिकेशन कर रहा हूं, इंजीनियस रॉक्स बनेगी। यहाँ पे वेदर चेंज होगा, इरोजन होगा, इरोजन होने के बाद ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन होगा, फिर सेडिमेंटेशन में जाएगा। सेडिमेंटेशन के बाद इसका सीमेंटेशन होगा, सेडिमेंटरी रॉक्स बनेगी। सेडिमेंटरी रॉक्स शो अप टू आउटफिट टू अपफ्लिट टू द सरफेस। सेडिमेंटरी रॉक्स का सर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या होगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर मेल्ट होके क्या बन जाएगा? वापस से मैग्मा बन जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलने वाला है कि द क्रिस्टल रॉक्स इंजीनियस मेटामॉर्फिक एंड द सेडिमेंटरी वंस फॉर्म्ड मे बी कैरीड डाउन इनटू द मेंटल through a subduction process part of whole crystal or crystal plates going down under another plate is zones of plate convergence. प्लेट कन्वर्जेंस थ्योरी बाद में पढ़ेंगे अपन अभी, क्योंकि अभी आपके लेवल की है भी नहीं, ठीक है। जीसी लियोंग में दी हुई है, जीसी लियोंग में काफी अच्छे से दी हुई है। जीसी लियोंग बहुत अच्छी बुक है यूपीएससी वालों के लिए, बहुत ज्यादा फिजिकल के लिए, ठीक है। And the same melt down due to increase in temperature in the interior to turn into molten magma, the original source of igneous rock। ठीक है, जितने भी आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, सारे पॉइंट्स अपन रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या अपन ने पढ़ा, स्टार्ट करते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा, स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, फिर मैं आपको ये वीडियो खत्म करवाऊंगा, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक सेकंड के लिए दोस्तों, मैं जरा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं। पहले अपन ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स में कौन से 98% 8 जो पॉइंट्स होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के बाद एल्यूमिनियम अपन ने पढ़ा, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पढ़ा, सॉरी, फिर एल्यूमिनियम पढ़ा। एल्यूमिनियम पढ़ने के बाद कौन कौन से पढ़ने पड़े? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर कौन सा पढ़ा था? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और एक कौन सा छूट गया दोस्तों? एक कौन सा छूट गया अपन से? 8 कौन कौन से होते हैं?
कि आयरन, सॉरी आयरन 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 एक छूट गया, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर आयरन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अपन ने पढ़ लिया 8 वाले सारी चीजें पढ़ ली, याद करवा दिया था पूरे के पूरे कैसे याद करवा दिया था सारी पता है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सर 0 से 15 किलोमीटर, 15 से 18, 0 से 12, 12 से 50, 50 से 80, 80 से ऊपर, फिर 300 बाद में जाके यहाँ पे एग्जोस्फेयर आ जाएगा, यहाँ पे जाके सर यहाँ पे एग्जोस्फेयर आ जाएगा। थर्मोस्फेयर के बारे में अपन ने पढ़ा, अपन ने मेसोस्फेयर के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपन ने सारी चीजें पढ़ी, ये वाली सारी चीजें पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अपन ने क्रस्ट पढ़ा, अपर मेंटल पढ़ा, लोअर मेंटल, आउट कोर, इनर कोर, यहाँ पर सारा मैग्मा जो निकलता है वो क्रस्ट और मेंटल से यहीं से निकलता है, मैग्मा यहीं से निकलता है। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ सर, कलर चेंज करके पढ़ा देता हूँ। कौन से कलर में करें, ब्लूइश कलर में कर लें या ग्रीनिश कलर में, ग्रीन कलर में कर लेते, चलो इसमें ठीक है, जो सभी कलर, ठीक है। मैं अपन यहीं से पढ़ा मैग्मा, सब यहीं से निकला। अपन इसके बाद एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा। ये मोल्टन फॉर्म पिघला हुआ जो होता है यहाँ पे क्रस्ट में होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा इंटीरियर में होगा पिघला हुआ होगा क्रस्ट अपर, ये सॉलिड मेंटल यहाँ से निकलता है, लावा निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अपन ने ये पढ़ लिए सारे, ये पढ़ लिए एलिमेंट्स पढ़ लिए। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया सर, मैग्मा ठंडा होने के बाद ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए मिनरल्स के, कि सर अलग अलग के लिए क्या होता है, क्लीवेज क्या होती है, जो स्पेस होता है 1 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में वाई और एक्स में, 3 डायरेक्शन में एक्स, वाई और जेड के अंदर, ये चीज अपन ने पढ़ ली है, इसके बाद अपन ने 1 प्लेन ऑफ क्लीवेज, 2 प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड 3 प्लेन ऑफ क्लीवेज पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद अपन देखे जाए तो फ्रैक्चर अपन ने पढ़ा, फ्रैक्चर क्या होता है, इसके बाद लस्टर पढ़ा अपन ने। इसके बाद कलर के अलग अलग कलर होते हैं, लस्टर के लिए पढ़ लिया कि सर ग्लोसी टाइप के होते हैं, और फ्रैक्चर के लिए अपन ने पढ़ ही लिया है। फिर इसके बाद अपन ने क्वार्ट्ज देखा, क्वार्ट्ज का कलर देखा। फिर इसके बाद अपन ने स्ट्रिक देखा कि सर बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि जिस कलर का होता है उसी कलर का स्ट्रिक्स होता है बहुत सारे मिनरल्स का, लेकिन एक मिनरल जैसे अभी फ्लोराइड ले लो, फ्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, जबकि फ्लोराइड होता है एक्चुअली ग्रीन पर्पल कलर का है, लेकिन उसका जो स्ट्रिक होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अपन ने पढ़ा स्ट्रिक। उसके बाद अपन ने ट्रांसपेरेंसी में 3 पॉइंट पढ़े, एक तो ट्रांसपेरेंट पढ़ा, एक ट्रांसल्यूसेंट पढ़ा, और एक अपन ने ओपेक पढ़ा। ओपेक क्या होता है, जिसमें लाइट पास ही नहीं होता, ट्रांसपेरेंट में जिसमें लाइट स्ट्रेट में पास होता है, और ट्रांसल्यूसेंट में जिसमें लाइट जाता तो है लेकिन सर वापस लौट के नहीं आता, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद अपन पढ़ने हार्डनेस के बारे में। सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, डायमंड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायमंड। सेकंड पे आता है सर कोरंडम। यदि आपको डायमंड ऑप्शन में नहीं दे तो ये क्या कोरंडम लगा दोगे, बिल्कुल लगा दूंगा मास्टर। नेक्स्ट पे मैंने आपको पढ़ा है मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें फेरस मिनरल्स आता है, प्रीसियस मिनरल्स आते हैं, प्रीसियस मेटल्स आते हैं, प्रीसियस में जिसमें गोल्ड आ गया, या फिर ऐसे नेकलेस वगैरह जैसे टाइटेनियम आ गया, सिल्वर आ गया। फिर आपको फेरस मिनरल, फेरस नॉन फेरस वाले पढ़ा है, नॉन मेटेलिक पढ़ा है, मेटेलिक पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रॉक्स के बारे में, जिसमें 3 प्रकार की रॉक्स पढ़ी अपन ने। पेट्रोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है मैंने आपको, कि सर रिवीजन, मास्टर रिवीजन, क्या शानदार रिवीजन करवा रहा है, बिल्कुल लाइक ठोको। पेट्रोलॉजी के बारे में क्या पढ़ाया कि सर साइंस ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी हो गई सर, पेट्रोलॉजी हो गई। और इसके बाद मैं पढ़ाया 3 टाइप की रॉक्स होती है, देखो 3 टाइप की रॉक्स होती है, कि मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो सर ये सॉलिडिफिकेशन हुआ, इंजीनियस रॉक्स बना, इनका इरोजन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन के बाद कंपोजिशन होके फिर से सीमेंटेशन होके सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। फिर इसका सर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे सर फिर से कन्वर्ट होकर किसमें बनेगा, मेटामॉर्फिज्म पे बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा, ठीक है। फिर ये मेल्ट हो जाएगा वापस से। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। 3 टाइप की रॉक होती है, इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। ये चीज मैंने आपको बताया। पेट्रोलॉजी स्टडीज, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। इसके बाद इंजीनियस रॉक्स के बारे में पढ़ा है आपको मैंने डिटेल्स में, इंजीनियस रॉक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया डिटेल्स में, और सेडिमेंट्री रॉक्स बता दिया है आपको, मेटामॉर्फिक रॉक्स बता दिया, इनकी प्रॉपर्टीज बता दी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको सारे बता दिए। रॉक साइकिल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई रॉक साइकिल होता है कि सर मैग्मा बाहर निकलता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, फिर उसके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, फिर उसका वापस से मैग्मा बनता है। यहां तक कोई डाउट? फिलहाल के लिए मैं आपसे यहीं पे दोस्तों विराम चाहूंगा, फिलहाल के लिए दोस्तों यहीं से आपके लिए विराम चाहूंगा।
और आपको जरा सा भी कोई भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी चीज मेरी बुरी या अच्छी लगी हो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आपको कोई भी गलती लगी मेरी कमेंट में बताइए। वीडियो के लिए देखने के लिए प्लीज आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को यानी रोहित को सपोर्ट करें, अपने मास्टर को सपोर्ट करें, रोहित सर को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और आपको बताइए कि हाँ अपन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, अपन जीरो टू हीरो बनना है, जीरो टू हीरो बनना है, जीरो टू हीरो बनना है। और धीरे धीरे अपन अभी इसके एमसीक्यूज लगाऊंगा, देखो आपको एक एमसीक्यूज बाहर नहीं जाएगा, एक एमसीक्यूज बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।